तांत्रिक ने अपने पोटली खोली, उसमें से एक खोपड़ी निकाली, बोले ये 16 साल की लड़की की है। एक आकृति उभरी उनके माथे में और उन्होंने कहा कि भाई ये लगा लेना ये। तो रात को 1-1:30 बजे टॉयलेट के लिए उठे और दरवाज़ा जैसे ही खोला तो सामने बाथरूम के अंदर एक बहुत बड़ी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है वाइड कास्ट की हॉरर सीरीज़ में आप सबका। हर बार की तरह इस बार भी हमारे एक ऑडियंस, हमारे एक व्यूअर की कहानी है जो उन्होंने बहुत डिटेल में हमसे डिस्क्राइब की है। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे कमेंट रेगुलर आप लोग भी नोट करते होंगे कि 100 में से कोई 5-7 कमेंट ऐसे हो जाते हैं जो कहते हैं कि कुछ नहीं होता, सब वहम है, वहम है, वहम है, भूत भूत कुछ नहीं होता। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये पूरी तरह से पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस है। पहली बात तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हमारे सामने ये चीज़ें होती हैं और जिनको भी दिखते हैं भूत या पैरानॉर्मल या ऐसी एक्टिविटी होती भी दिखती है तो ये उन स्पेशल लोगों के साथ होती है जिनसे सोल्स कनेक्ट होना चाहती हैं। तो पहली बात तो मैं हर बार कहता हूँ कि भूतों से हमें डरना नहीं चाहिए। वो हम ही लोग हैं जो आगे की यात्रा अगर पूरी नहीं कर पा रहे तो उस फॉर्म में यहाँ पर अटके रह जाते हैं। तो इसलिए डरना नहीं चाहिए और पूरी तरह से पर्सनलाइज एक्सपीरियंस है। और इनफैक्ट मैं उन लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ जो नहीं मानते तो फिर देखते भी क्यों हो, पर देखने में मज़ा आता है, कहानी सुनने में मज़ा आता है किसी के साथ क्या हुआ। खैर चलो अब आते हैं अपने कहानी पे। इस बार वाली जो एपिसोड्स उन्होंने बताए हमारे एक व्यूवर ने, उनका नाम है यदुवीर सिंह जी। ही इज़ बेसिकली फ्रॉम हरियाणा। जिंद में उनकी पैदाइश हुई थी और वहीं पले बड़े। अभी आई थिंक राइट नाउ ही इज़ इन पंचकुला। वो एक आर्य समाजी फैमिली से बैकग्राउंड से हैं, तो उनका पूजा पाठ और वो सारा उस तरह का हवन वगैरह सिस्टम घर में शुरू से था। और अगर मैं रिलेट कर पाऊँ, क्योंकि जैसा मेरे उनसे बात भी हुई, तो एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं। और ऑडियो नोट्स जब आप सुनते हो, मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग ऑडियो नोट्स में ही मुझे भेजें स्टोरी, तो जिसको मैं सुन के आराम से अडॉप्ट कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो वो बहुत सज्जन व्यक्ति हैं और उन्होंने बहुत डिटेल में अपना सारा मेरे को बताया। उनका जब फर्स्ट एक्सपीरियंस जब शुरू हुआ, अब एक्सपीरियंस कह लो या एक्सपोजर कह लो, 2000 में, सन 2000 में उनके कॉलेज वगैरह ख़त्म हो गए थे। ख़त्म होने के बाद जस्ट वो उनके एक मित्र है, उनकी स्कूल बन रही थी, मतलब कि स्कूल का कंस्ट्रक्शन हो रहा था। तो उनके फ्रेंड ने, यदुवीर सिंह जी के फ्रेंड ने उनको कहा कि भाई एक बार यहाँ स्कूल पे आ, कंस्ट्रक्शन साइट पे एक आदमी है, तेरे को उससे मिलवाना है। यदुवीर सिंह जी का बेसिकली अभी, मतलब वो कॉलोनाइज़र भी हैं, उस टाइम में भी कॉलोनाइज़र थे, कॉलोनी वगैरह काटते थे और साथ में माइनिंग का भी उनका काम है। तो ये बैकग्राउंड है। तो थोड़ा फैमिली से वेल टू डू शुरू से थे। और हरियाणा में बेसिकली क्या है कि खान पान और बलिष्ठ शरीर, लंबी हाइट, हरियाणा पंजाब सारा ऑलमोस्ट वैसा ही है। तो उनका 6 फीट प्लस हाइट थी और लंबा चौड़ा उनका शरीर था। उनका जिम भी था, उन्होंने जिम भी खोला था, क्योंकि वो फिट करती है, फिट फॉर, वो होता है ना कि अगर आप जिस तरह के आपके डील डॉल हो, फिर आप जिम खोलते हो, जिम इंस्ट्रक्टर होते हो, तो एक अलग लेवल का मतलब और आप बन जाता है, तो काम में भी बढ़िया होता है। तो डील डॉल में वो हमेशा से लंबे चौड़े थे। तो उनके दोस्त ने उनको बुलाया कि भाई एक बार स्कूल में आओ, यहाँ पर कोई बंदा है जो भूत भविष्य सब बता देता है। मतलब होता है ना, जैसे अपन भी एक्साइटेड होते हैं जब 20-22 साल की एज के होते हैं, या कभी भी, इनफैक्ट अभी भी अगर कोई भी किसी से कहे कि आओ मैं आपकी कुंडली देखता हूँ, ज़रा देख के बताना, आओ मैं आप हस्तरेखा देखता हूँ, ज़रा देख के बताना, तो कोई भी इंटरेस्टेड हो, हाँ बताओ बताओ मेरे बारे में बताओ। एवरीबडी वांट्स टू नो उसका भूत भविष्य। तो इसलिए वो पहुँचे और उस टाइम वो जो बंदा था वो वहाँ लेबर की तरह काम कर रहा था। लेकिन होता है कहीं किसी में इनबॉर्न टैलेंट होता है, तो वो गए, तो उनसे बातचीत वगैरह हुई जो वहाँ पर काम कर रहा था। तो उसने थोड़ा बहुत पास्ट बताया उनका, यदुवीर सिंह जी का, तो वो रिलेटेबल था। फिर थोड़ा भविष्य में भी बताया कि भाई आगे जाके आपके साथ ऐसा होगा वैसा होगा। तो वो बड़ा इंटरेस्ट लेके उन्होंने सुना और बात आई गई होगी।
ये बात है सन 2000 की। 2003 में ऐसे ही वो कॉलोनी वॉलोनी काट रहे थे, मतलब 3 साल बाद की बात बता रहा हूँ। 2003 में वो अपने रूटीन वर्क में लगे हुए थे, उसके अंदर अचानक वो बाइक पे अपनी बुलेट से जा रहे थे कहीं, तो पीछे से किसी ने आवाज़ दी, यदुवीर। तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, बाइक रोकी और ढंग से देखा तो एक काले कपड़े के अंदर आदमी उनकी तरफ आ रहा था, मतलब बाइक की तरफ। जब रोक ली तो उनकी तरफ आ रहा था। तो उन्होंने बहुत ध्यान से देखा और देखा, यार ये तो वही महाराज है जो उस टाइम लेबर की तरह काम कर रहा था वहाँ स्कूल में। तो फिर वो पहचान गए, तो 2-3 साल पहले की बात थी, पहचान गए। तो उनका, महाराज जी ये फुल गेटअप में आ गए आप, ये क्या? बोले नहीं, मैंने घर भर छोड़ दिया, अगोरपंथ ले लिया है, अगोरी हो गया हूँ। बोले यहाँ कैसे आए हो? तो बोले कि बहुत दिनों से मेरे बेटे का फ़ोन आ रहा था लगातार, उसको कोई हॉस्पिटलाइज वगैरह वो है, तो मैं उससे मिलने आया हूँ। और बेटा, क्योंकि घर बार तो छोड़ ही दिया था उन्होंने, उस तांत्रिक ने। तो चलो ठीक है। बोले यहाँ कहाँ ठहरे हो? तो बोले कि वहीं हॉस्पिटल में इसको क्वार्टर दिया हुआ है जहाँ पर उसका इलाज चल रहा है बेटे का, तो शाम को आ जाओ, वहीं पे आ जाओ, वहाँ मिलते हैं। अब इनका क्या था कि इनका थोड़ा क्यूरियस नेचर था, यदुवीर का थोड़ा सा क्यूरियस नेचर था, होता भी है खैर यंग एज में। आ, थोड़ा भी अगर आपके ग्रहों में कुंडली में ऐसा अगर है तो आपका अट्रैक्शन बढ़ता है, तो ये ज्ञान पाने के लिए, क्योंकि भाई ध्यान साधना क्या होती है और इससे तंत्र विद्या क्या होती है, जस्ट ओवरव्यू नॉलेज के लिए उन्होंने चाहा, इंटरेस्ट दिखाया, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं आता हूँ। फिर शाम को वो वहाँ पहुँचे, यदुवीर से मिलने वहाँ मिले, तो फिर बातचीत हुई। और तो अब उस टाइम क्या, ये इनके पास आर्म लाइसेंस भी था, तो गन वन भी कैरी करते थे साथ में। नया नया शौक होता है ना, कि जब पैसा पावर सब होती है तो फिर, और मिल भी जाता है सब, पॉलिटिकल वो होते हैं कॉन्टैक्ट्स, तो फिर ये मिल भी जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि ये माइनिंग वाला काम और इस तरह का जो काम ऐसा होता है कि इसमें बदमाशियां भी होती है, वो आपने कई फिल्मों में भी देखा हो। और रूट टू रूट, जगह टू जगह फ़र्क पड़ता है, यूपी एमपी कई जगह जाओगे, हरियाणा में भी हो सकता है माइनिंग वाले उसमें हो, तो इसलिए फॉर ए सेफ्टी उनके पास वो गन थी। तो तांत्रिक ने फिर उनको बोला, चल, अपने पोटली खोली तांत्रिक ने, उसमें से एक खोपड़ी निकाली, बोले ये 16 साल की लड़की की है। फिर दूसरी खोपड़ी निकाली, बोले ये भी 16-17 साल का लड़का है। तो बोले ये लेके क्यों घूमते हो? अब तंत्र में तो यही सब होता है। बोले इन दोनों की आत्माएं मेरे पास है, मेरे तंत्र साधना में साथ देती है, मेरा काम करती हैं। तो बोले इनको ऐसी क्या, बोले लोगों के काम करवाता हूँ इसलिए इनको रखा है साथ में, इन दोनों की मेरे पास ही है आत्मा। तो थोड़ा चैलेंज के वे में वो कहने लगे, उन्होंने देखी तांत्रिक ने उनकी गन, बोले अब तू अगर मेरे को मारना भी चाहे, तू तू मारेगा उससे पहले मैं मंत्र पढ़ूंगा, और उससे पहले तू खत्म हो जाएगा। तो वो बोले कि महाराज मैं तो आपसे मिलने आया हूँ, दो ज्ञान की बात लेने आया हूँ, आप ये क्या फालतू की बात बोल रहे हो? तो बोले उन फिर किताब दिखाई एक, बोले ये देख किताब, इसका एक मंत्र अगर तू पढ़ लेगा ना तो पागल हो जाएगा। तो बोले मैं क्यों करूँगा ये सब बात, मेरे को नहीं पढ़ना, मैं पागल पागल हो जाऊँगा, मेरे को पढ़ना नहीं। आप ज्ञान की बात कोई बतानी है तो बताओ, नहीं तो मैं इन सब बातों में वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे को अगर कोई दो बातें ज्ञान की बता रहे हो तो मैं तो उसी लिए आया हूँ, वो बताओ। तो फिर तांत्रिक ने कहा तुम एक काम करो, कल आना। अब नेक्स्ट डे जब वो गए उनके पास, तो पटियाला चौक में, जींद में पटियाला चौक है एक, वहाँ पर एक शमशान घाट है बड़ा। तो हॉस्पिटल से उन्होंने लिया उनको, तांत्रिक को, और बोला कि यार मेरे को वहाँ छोड़ दे, एक काम कर, पटियाला चौक का जो शमशान घाट है वहाँ छोड़ दे। उन्होंने ठीक है, बाइक पे बैठ के शमशान घाट पे लेके आए। शमशान घाट में 2-3 चिताएं जल रही थी, तो उन्होंने ड्रॉप किया, तो अंदर अंदर गए साथ साथ। तो कोई आधी जली हुई जो चिता अभी भी उसमें फायर है, तो वहाँ पर तांत्रिक जाके बैठ गए, ये भी पीछे पीछे साथ में तो गए। तो वो दूर से ही देख रहे थे खैर, कि वो अपने कुछ वो लकड़ी वकड़ी निकाल के और अपनी ध्यान में बैठ गए, फिर कुछ कभी मुद्राएं कर रहे हैं, कभी कुछ हाथ में मतलब वो लकड़ी का वो ले लिया, वो ऑब्जर्व कर रहे थे, यदुवीर दूर से देख रहे थे। वो इतने में जो शमशान घाट के केयर टेकर है, वो उन्होंने देखा ये कौन आ गया, क्या कर रहा है। तो वो गुस्सा करते हुए आया कि भाई आप लोग कौन हो, ये क्या कर रहे हो? तो बोले ये तो गलत काम है, यहाँ मत आया करो,
इस तरह से बट ऑब्वियस है कि कोई ये तंत्र करने की जगह थोड़ी है कि किसी आदमी का कोई शव जल रहा है, कोई तंत्र। ये तो क्या होते हैं अघोरीस, तो जो इसी तरह से जो अधजली लाशें होती हैं उनके ऊपर क्रिया करते हैं, उनके ऊपर तंत्र करते हैं। लेकिन रूटीन में ऐसा थोड़ी होगा कि किसी भी शमशान में घुस के करके, अगर वहाँ जो केयर टेकर होते हैं वो चीज़ वो उनको टोकते हैं इन चीज़ों को लेकर, क्योंकि अभी तक तो उसकी सोल की मुक्ति नहीं हुई है। और उस पे उनकी क्रिया ही ऐसी है, बेसिकली वो जलते हुए शव में से ही तंत्र वहाँ पर करते हैं एग्जैक्टली। अब नॉर्मली क्या होता है, जैसे गंगा घाट में या और इस तरह से जो ऐसे शव जलाए जाते हैं जो नदी किनारे होते हैं बेसिकली, और इसीलिए कहते हैं कि पूरा शव जलने के बाद ही आप वहाँ से उनके जो फैमिली वाले आते हैं, पूरा शव जलने के बाद पूरी क्रिया कपाल क्रिया करने के बाद ही वहाँ से वो हटते हैं, तभी उसको माना जाता है कि भी दाह संस्कार पूरा हुआ। तो कई बार ऐसा होता है कि ये अघोरी लोग क्या होते हैं कि मान लो किसी अनजान की, या जैसे होता है कि गुमशुदा टाइप, या जो बॉडी जिसकी कोई क्लेम नहीं की, ऐसे जो दाह संस्कार होते हैं उसमें पुलिस नॉर्मली करती है। जैसे 1-1.5 महीना 2 महीना 3 महीने के बाद जब तक उसकी कोई वो नहीं हो रही तो मॉर्चरी से निकाल के उनको फाइनली उनका संस्कार करना पड़ता है। तो उस तरह की बॉडीज जो होती हैं उन पे ये लोग ज़्यादा काम करते हैं अघोरीस। बाकी तो हम लोग सब ध्यान रखते हैं, पूरी क्रिया होने के बाद ही वहाँ से हटते हैं। और शमशान में भी केयर टेकर्स होते हैं। तो ऐसे वो कर रहे थे, नाराज़गी जताई तो उन्होंने कहा ठीक है हम जा रहे हैं। तो वो उनसे पूछा यदुवीरुल्लाह आप क्यों, आप कौन? बोले मैं तो छोड़ने आया था इनको यहाँ पर और मैं तो जा रहा हूँ। तो तब तक ये सारा कांड हो गया था। तो वो अघोरी भी फिर बाहर आ गया, क्योंकि बिना परमिशन के तो आप कुछ कर नहीं सकते। बाहर आ गया तो बोले कि एक काम कर तू, मेरे को अब मैं ध्यान साधना मेरे को मैं वहाँ करूँगा क्वार्टर पे ही, तो अब एक काम कर मेरे को प्रसाद दिलवा दे थोड़ा सा। तो उनका प्रसाद, कैसा प्रसाद? बोले मेरे को एक थोड़ा सा एक शराब का क्वार्टर दिला दे और थोड़ा सा मांस दिला दे, मेरे पास पैसे नहीं है। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी देखो मैं तो हाथ ही नहीं लगाता, मांस के तो मतलब ही नहीं, आर्य समाजी हैं हम और पूजा पाठ का सारा सिस्टम है तो इसके हाथ ही नहीं लगाता। शराब भी कभी कभार कोई ब्याह शादी में कुछ सुख दुख में कभी पी ली, कल सोसाइटी के हिसाब से या साथ के हिसाब से तो है। तो फिर उनका चलो ठीक है, थोड़े कुछ पैसे लेके क्वार्टर उनको दिलाया महाराज को, और महाराज ने कुछ पैसे निकाल के कहीं से थोड़ा बहुत मांस वहाँ से खरीदा, जैसा कि उन्होंने कहा कि भी पूजा के लिए करना है, ध्यान साधना के लिए उनको चाहिए। तो ठीक है, तो फिर उन्होंने कहा कि अब मेरे को क्वार्टर छोड़ दे वापस। तो उन्होंने वहाँ पे जाके बाइक से ले जाके उनको क्वार्टर पे छोड़ा। तो तांत्रिक को वहाँ पर छोड़ने के बाद बात आई गई होगी, मतलब वो एक छोटी सी उनकी मीटिंग थी 1-2 दिन की। लेकिन कई बार ये अब सारी चीज़ें कनेक्ट होगी, आप देखना एंड ऑफ द स्टोरी आते आते आपको पता लगेगा कि कभी कभी ऐसा इन्फ्लुएंस, किसी गलत आदमी का इन्फ्लुएंस भी आपको कितना आपकी ज़िंदगी में बदलाव ला सकता है, वो आगे आपको पता लगेगा। तो वो छोड़ के उनको आ गए, बात आई गई होगी, 2-3 दिन 4 दिन निकल गए। लेकिन उस इंसिडेंस के बाद में, उस माहौल के बाद में इनको डर लगने लगा, जबकि ये बिल्कुल सच्चे आदमी, डरता आदमी वो है कि जिसने कुछ गलत काम किया हो या कुछ और मन में कोई भय हो। तो लेकिन इनको भय लगने लगा, मतलब कि जैसे होता है कि अकेले कहीं जा रहे हैं तो डर लग रहा है, रात हो रही है तो डर लग रहा है, इस तरह का भय इनको लगने लगा। जबकि उस टाइम इनका जिम चलता था और नॉर्मली जो एक्सरसाइज करता है, डर के साथ साथ गुस्सा भी इनमें आ गया, गुस्सा, जबकि वो था नहीं, वो शांत प्रकृति के थे बेसिकली। तो गुस्सा भी इनमें आ गया, तो ये खुद फील कर रहे हैं, बोले यार मेरे में गुस्सा कहाँ से आ रहा है, जबकि इतनी मशीनों में वेट लिफ्टिंग वगैरह करते थे और सारी एनर्जी जब वहाँ निकल जाती है तो फिर आदमी शांत रहता है, गुस्सा सारा वहीं मशीनों पे ही खर्च हो जाता है। पर ये महसूस कर पा रहे थे कि इनको भय लग रहा है एक तो, जबकि इनके पिताजी भी पहलवान थे और ध्यान साधना वगैरह भी करते थे और पूरे घर में वही वाला कल्चर था, पॉजिटिव कल्चर था। लेकिन उस तांत्रिक से मिलने के बाद
इनको संभव कुछ ऐसा लगा कि कुछ तो गलत हुआ है। जिन जिन जगहों पर ये गए थे, जो 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 साथ हुआ था, ये बात है 2003 की। और 2001 में आई थिंक इनकी शादी हुई थी, 2 में इनके बेटा हुआ था। तो विद फैमिली ये रहते थे। इनका 2.5 मंजिल का मकान था जिंद में ही, और ग्राउंड फ्लोर रेंट पे दे रखा था, फर्स्ट और सेकंड हाफ बना हुआ, उसमें ये रहते थे। तो एक दिन ऐसे ही रूटीन डेज में दोपहर को, सर्दियों का सा टाइम था, ये अपने साइड से जाके जहाँ पे प्लॉटिंग वॉटिंग करते हैं वहाँ से वापस आए थे। तो इनको साथ साथ में ऐसा लग रहा कि डर लग रहा कि जैसे कोई है, कोई है। बड़ी मुश्किल से बाइक इन्होंने अंदर पार्क की अपनी, और चूंकि ग्राउंड फ्लोर इनका नहीं था, रेंटेड था, तो ग्राउंड फ्लोर से ऊपर चढ़ते चढ़ते इनको ऐसा फील हो रहा कि मतलब इनमें हालांकि खुद बलिष्ठ है, सब कुछ है, लेकिन इनको फील हो रहा कि इनका वजन बढ़ गया है। धीरे धीरे बहुत भारी पैर करते 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 फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ी तक जैसे ही पहुंचे हैं, एक बहुत तेज हवा का जैसे झोंका, मतलब इनको क्रॉस करके गया और ऊपर की तरफ गया जहां इनका रूम था। और इतना इनको डर लग रहा था कि वो ऊपर की तरफ देखने लगे कि कौन गया है। देख कुछ नहीं रहा था, लेकिन फील उनको ये हो रहा था कि वो मेरे को देख रही है, कोई है जो मुझे देख रही है। अच्छा, अब इनका जो मेन गेट था, दरवाजा जो घर का, वो कई बार ऐसा नहीं होता कि बारिश में और सर्दी में थोड़ा अटक के खुलता है, थोड़ा धक्का दोगे तो खुलेगा। तो जैसे ही उन्होंने देखा और वो हवा क्रॉस हुई और फिर इन्होंने स्टेप इन किया, तो इनके अंदर जाने से पहले ही वो दरवाज़ा धक्के से हल्का हल्का सा खुला। मतलब हल्का सा खुल के, कोई इतना सा खुल गया, पूरा भी नहीं खुला, इतना सा खुल गया। इन्होंने कहा कि भाई किसने खोला दरवाज़ा। फिर दरवाज़ा खोल के अंदर गए तो सामने ही वो दिख रही थी, इनकी वाइफ बैठी थी और इनके छोटे भाई बैठे थे। सर्दी का टाइम था, दोपहर का टाइम था, तो वो धूप सेक रहे थे बालकनी में सामने। तो उन्होंने पूछा कि भी दरवाज़ा किसने खोला। बोला आपने ही खोला होगा। बोले हम लोग तो यहाँ बैठे हैं, आपने ही खोला होगा। बोले नहीं, मैंने तो नहीं खोला। तो वो जो भय लगने का जो कारण है ना, वो उनको फील हो गया था कि कोई उनके साथ साथ है जो उनको इफेक्ट कर रहा है। अब माइट भी उस तांत्रिक की वजह से हुआ हो, माइट भी ये शमशान गए थे उसके साथ हुआ हो, क्योंकि जब अनइंटेंशनली, हालांकि इनका कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ साथ आ गई थी, ऐसा उनको फील हुआ, इसीलिए भय लगता था। तो होता क्या है, पॉजिटिव साइड में हम नॉर्मली अगर बहुत अच्छे पूजा पाठी हैं तो हमें एक सोच रखते हैं हमारी, है ना। लेकिन उस सोच के साथ अगर कोई दूसरी सोच भी आ जाए या दूसरी कोई एनर्जी आ जाए, तो आप सही काम कर रहे हो तो भी आपको गलत काम के लिए भी उकसाएगी वो चीज़। उसका आगे भी रेफरेंस है, मैं बताऊंगा आपको। उस दिन की इस घटना के बाद उनमें डर और बैठ गया। मतलब वो जब फील हुआ उनको कि कोई पास से गया है और कोई उनको देख रहा है, उनके साथ रह रहा है, तो ये मतलब रिवर्स काउंटिंग जैसे क्या होता है कि ऐसा कुछ नेगेटिव एनर्जी आपके साथ हो लेती है ना, तो सबसे पहले बुद्धि आपकी भ्रष्ट होती है। बात बात में उनको, बिना बात में, कई बार होता है नॉर्मल सी कोई बात है तो भी उसको ऑफेंड करना, उसको गुस्सा करना, ये सब सिस्टम हो गया। साथ में ही उनके जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, कॉलोनाइजिंग का जो प्रोजेक्ट चल रहे थे, उसमें नुकसान उनको उठाना पड़ा, पार्टनर से झगड़े हो गए उनके। और सबसे बड़ी बात कि जिस मकान में वो रह रहे थे, जो 2.5 मंजिला मकान था, वो 80s में बना था। उनको उस टाइम तक कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई नहीं थी और कोई चाहिए भी, मतलब ज़रूरत नहीं थी। लेकिन ऐसा होता है ना कि फॉर नो रीज़न आपको ऐसा ही विचार आ जाए कि यार एक काम करते हैं, इस घर को बेच देते हैं। तो वो विचार उनके मन में आया, जबकि उनको कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो विचार आया और एग्जिस्टिंग घर को उन्होंने बिल्कुल औने पौने भाव में बेच दिया। और उसके 2-3 साल बाद ही प्रॉपर्टी वो करोड़ों में बिकी। तो सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लग गया। मतलब नेगेटिव एनर्जी आती है तो पहले तो आपको इफेक्ट करती है। आप आध्यात्मिक अगर हो तो आप थोड़े स्ट्रांग रहते हो, लेकिन फिर आपके फाइनेंसेस को ख़त्म करती है, आपके जड़ों को एक तरह से ख़त्म करती है। जबकि उस मकान में ही वो पले बड़े थे, 1980 में वो मकान बनाया था उस, और वो उनको बेचना पड़ा। फिर उन्होंने ऐसे ही उनके जिम के साथ हुआ था, फिर उन्होंने कहीं और जिम स्टैब्लिश किया, लेकिन वो बात नहीं आ रही थी। ये सब करते करते 2005 में फिर उन्होंने पंचकुला शिफ्ट हुए, मतलब जिंद वहाँ से छोड़ा, पंचकुला शिफ्ट हुए और वहाँ नए सिरे से फिर उन्होंने स्टार्ट किया
पंचकुला शिफ्ट होने के बाद, मतलब ये 2003 से 2005 के बीच का जो 2 साल का समय था उनका बहुत बेकार था। लेकिन पंचकुला शिफ्ट होने के बाद चीज़ें नॉर्मलाइज हुई। जब उन्होंने वो जगह छोड़ी तब नॉर्मलाइज हुई। बाद में जब वो बैठ के विचार करते हैं, मतलब होता है ना, सेल्फ एस्टिमेट करें, अपने आप के एनालिसिस करें, तो पता लगता है कि यार मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की थी। मतलब बिना नॉलेज के, आपको जब नॉलेज नहीं है, आप सिर्फ एक कौतूहलवश आपने किसी उस तांत्रिक के इतना नज़दीक हो गए, या इतना नहीं भी हुए थे, 2-3 दिन के ही बात थी, तो भी आपको वो चीज़ें इतना इफ़ेक्ट कर गई कि वो रॉन्ग थिंग्स आपके ऊपर आ गई, नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर आ गई, और आपका सब कुछ उस टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए तो ख़राब ही कर दिया। तो उनको बहुत इसमें रिग्रेट हुआ इस बारे में कि ये तो बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लेना चाहिए। अगर हम किसी के साथ भी कैसा भी हो, तंत्र तंत्र वंत्र की बात नहीं है, इन जनरल भी ऐसा होता है कि जैसी संगत वैसी रंगत कहा जाता है ना। तो संगत उनकी उस तांत्रिक के साथ हुई थी विदाउट नॉलेज। अब वो तो अपने नॉर्मल वे में ही उनके साथ जुड़े थे, सिर्फ उनको जिज्ञासा थी, लेकिन उसको इतना इफेक्ट वो करके गई। अब होता क्या है कि जब कहते हैं ना कि जब आदमी चोट खाता है तभी सीखता है, तो उन्होंने चोट खाई, सीखा। जिन छोड़ने के बाद, पंचकुला शिफ्ट होने के बाद इनका काम बेटर हुआ थोड़ा सा, और पंजाब में चंडीगढ़, मोहाली, उसके आसपास भी इन्होंने कॉलोनाइजिंग वगैरह की और बहुत अच्छा पैसा कमाया। लेकिन 2012 आते आते कुछ पंजाब के नियम ऐसे सख्त हो रहे थे रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल। अब चूंकि पैसा अच्छा कमाया हुआ था, तो इन्होंने कहा कि पैरेलली कोई दूसरे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ और बिजनेस के अंदर सोचते हैं। तो इनके मन में आई, इनके किसी रिश्तेदार ने बताया कि भाई माइनिंग वगैरह आप कर सकते हो। तब उनके मन में आई, बोले हाँ ठीक है, माइनिंग में करते हैं, लीज वगैरह पे लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो रिश्तेदार ने कोई इंट्रोड्यूस कराया कि बोले माइनिंग के हिसाब से तो यूपी में एक मेरा जानकारी है, यूपी में बुंदेलखंड डिस्ट्रिक्ट के अंदर बेतुआ नदी है, उसके अंदर उनके पास पट्टे हैं। तो सांसद से बात हुई, उनसे, एमपी से जो मंत्री थे उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि मेरे मेरे नाम से मेरी माइंस हैं, तो आप लोग पार्टनरशिप में आ जाओ, कर लो काम। तो ऐसे करके सिनेरियो बना। होता क्या है कि जब पैसे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो रिश्तेदार, दोस्त, ये वो इन्वेस्टमेंट के लिए लोग ढूंढते हैं। तो दैट वेज ऐसा कुछ इनका मानस बना, और इन्होंने इन्वेस्टमेंट की वहाँ पर, अच्छा खासा पैसा लगा के साथ में काम शुरू किया। लेकिन उसमें उनके साथ एक धोखाधड़ी हो गई। धोखाधड़ी इन द सेंस, होता क्या है कि कुछ एक्स अमाउंट लग रहा होगा, लेकिन उसको वाई बताया गया, तो ऐसे करके इन्वेस्टमेंट, एक्सेस इन्वेस्टमेंट हो गई। पर एनीवेज जब इतने आगे बढ़ चुके थे ये, उस काम में आ गए, तो वापस आ नहीं सकते थे, नहीं तो और नुकसान हो जाता। तो इन्होंने डिसाइड किया नहीं, बल काम तो करना ही है। अब जब पता लग गया, कोई बात नहीं, हमारे साथ थोड़ा बहुत डिच हुआ है, धोखाधड़ी हुई है, फिर भी उन्होंने सोचा कि काम करते हैं। तो फाइनली फिर नदी के, सूखी नदी होती है, ड्राई नदी होगी वो, उसी के अंदर माइनिंग का वो था। तो वहीं पे नदी में ही टेंट लगा के गर्मियों के टाइम में वहीं पे ही इन्होंने खूब मेहनत की। नदी से रिलेटेड है तो डेफिनेटली ये बजरी की होगी, बजरी बजरी की माइनिंग होगी भी, ऊपर से लेयर वगैरह निकाल के। उसी दौरान किसी वर्कर ने उनको कहा कि सर आप एक काम करो, नदी में उस तरफ चलते हैं अपन, उस तरफ अच्छा माल है नीचे। तो ऐसे ही करके पैदल पैदल ये लोग रेकी के लिए गए। तो रास्ते में बीच में कोई स्ट्रीम सी बह रही थी, जैसे होता ना कोई थोड़ा सा पानी बीच में बह रहा हो, वो कोई खेत की नाली होती है। सूखी नदियों में नॉर्मली होता क्या है कि खेती के लिए भी लगान दे के आप लोग खेती कर सकते हो। तो वो खेती की नाली बह रही थी, 2 फीट गहरी थी, लेकिन चौड़ी 4 फीट थी। तो नॉर्मल लोग तो वैसे ही कूद कूद के चले गए। तो इनको भी बोला, तो सर आ जाओ। बोले भाई मैं नहीं कूद सकता, 4 फीट दूर है, और उनका वजन भी, क्योंकि वो पहलवान और बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग वगैरह करते थे, तो उनका 130 kg आई थिंक वो था, तो उनको पता था। बोले भाई मैं भागता नहीं हूँ, रनिंग वनिंग का सिस्टम नहीं है, बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा है कि मैं नहीं कूदूंगा, मैं नहीं कूद सकता। लेकिन तो बोले नहीं सर कूद जाओगे, आ जाओ।
तो लोग प्रोवोक भी कर रहे हैं, आ जाओ क्या है, इतना सही तो है, लेकिन वो अंदर से उनका मन कर रहा है कि नहीं कूदना है। लेकिन इन्हीं इसी पशुपेश में, इसी जद्दोजहद में हुआ क्या कि कॉन्शियसनेस कह रही है कि नहीं कूदना है, लेकिन एक आवाज़ और आ रही है, कूद जा कूद जा। मतलब अभी भी वो जो एनर्जी कोई अब वहाँ एग्जिस्ट कर रही होगी, या उनके साथ ही रह रही होगी, या उस जगह की कोई ऐसी एनर्जी होगी जो उनको प्रोवोक कर रही थी कूद जा, तो कुछ नहीं हुआ। सब कॉन्शियस कह रहा है मत कूद। और ऐसा होता है ना कि एक तरफ अपन कार्टून्स वगैरह में देखते रहे, एंजल बैठा है और डेविल बैठा है, एक कंधे पे ये हाँ और ना, आपने देखी भी होगी वैसी वो कार्टून्स। तो वो डायलेमा वाली सिचुएशन होगी उनकी। तो उसकी बात उन्होंने मानी, उनको पता नहीं क्या लगा, 10 फीट पीछे गए, जीन्स पहन रखी थी, गर्मियों का टाइम था, भाग के आए और कूदे कूदे तो कूदते ही उनका राइट वाला जो घुटना था पूरा फ्रैक्चर हो गया, फट गया और वहीं गिर गया। तो मतलब नेगेटिव एनर्जी प्रोवोक कर रही थी कि इसको नुकसान हो, कॉन्शियसनेस कह रही थी कि भाई मत कूद, लेकिन वो नुकसान हो गया। हो गया तो अब लोकल पीएचसी वगैरह में दिखाया होगा, तो उन्होंने कहा सर ये तो बहुत मेजर फ्रैक्चर है, आप कहाँ के हो? बोले भाई हम तो चंडीगढ़ के हैं। तो बोले आप फिर क्या नाम से वहीं जाओ, वहीं पे ही प्रॉपर इलाज होगा, क्योंकि यहाँ तो सर्जरी वगैरह उस लेवल पे हो नहीं पाएगी। तो फिर इन्होंने कच्चा प्लास्टर वगैरह बंधवाया, 10 दिन तक बताया भी नहीं अपनी फैमिली में भी कि भी इनके ऐसे वो हुआ है। अब वो पंचकुला आ गए, पंचकुला आके ट्रीटमेंट हुआ, उनकी मेटल प्लेट वगैरह लगी, घुटने के नीचे की लिगामेंट सारे फट गए थे, टूट गए थे, बहुत मतलब बुरी स्थिति में और आ गए, फिजिकली भी आ गए, फाइनेंशियली। फिर हुआ क्या, हाई सुप्रीम कोर्ट ने आई थिंक बैन लगाया था ये बजरी और इसके ऊपर खनन के लिए, तो टोटल नदियों के ऊपर से टोटल बजरी के ऊपर बैन हो गया, वो काम भी एज इट इज़ रुक गया और बेड रिडन हो गए। अब होता क्या है, जब फाइनेंशियली आदमी टूटता है, फिजिकली आदमी टूटता है, फिर वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है। सेम सिचुएशन उनके साथ हुई, डिप्रेशन में जाते गए जाते गए जाते गए जाते गए, और जब तक आप डिप्रेशन में नहीं जाते तब तक आपको भगवान की याद नहीं आती। तो उनकी आध्यात्मिक जर्नी और यहाँ से बेटर हुई। हम भगवान के पास तभी जाते हैं, तभी याद करते हैं जब हम मुश्किलों में होते हैं। ये कॉमन सिम्टम है, हर एक के साथ होता है, नहीं तो ईश्वर को कोई पूछे भी नहीं। तो वो सब याद दिलवा देता है, आपकी औकात बता देता है क्या है क्या नहीं। तो उनकी जर्नी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो बढ़ने लगी। या फिर ये कह लो कि दूसरे नज़रिए से अगर देखें तो चेंज जब आना होता है तो कुछ ऑल ऑफ सडन कुछ होता है, तभी चेंज होता है। तो ऐसा ही उनकी लाइफ में हुआ कि सब कुछ कट हो गया, उनको फिजिकली भी जीरो कर दिया, बेड रिडन कर दिया, फाइनेंशियली भी कर दिया, तभी वो नया कुछ सोच पाए। फिर वो धीरे धीरे आध्यात्म में बढ़े, साधना में बढ़े। अब उनकी जो आध्यात्मिक जर्नी शुरू हुई तो उसमें उन्होंने जो एक्सपीरियंस बताए, हालांकि अपनी अपनी इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं, स्पिरिचुअलिटी के भी अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं, और नॉर्मली वो गुरु के सामने ही शेयर होते हैं। लेकिन मैं उनका थैंक यू बोलूँगा यदुवीर जी का, कि उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी मुझे बताई और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि ये कई साधकों के लिए भी वैल्यूएबल हो सकती है कि क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं कि अगर आप डीप मेडिटेशन में जाते हैं तो। अब चूंकि वो आर्य समाजी थे तो उनको गायत्री मंत्र आता था और अच्छी तरह आता था, तो रोज़ सुबह उन्होंने वही व्यवस्था की थी, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे 3:30 बजे नहा धो के अपने साधना में बैठना और गायत्री मंत्र का जाप करना, मन मन में मानसिक जाप करना। तो ऐसे 2 4 5 दिन गए, सुबह करना शाम करना, 2 4 5 दिन बाद में अचानक से ही उनको बहुत ऐसे सेंटर ऑफ द आइज़ के बीच में आँख अगर बंद करते हैं तो इस ललाट के ऊपर बहुत वाइट लाइट, जो कि नॉर्मली आप जो भी करते होंगे साधना उसकी ये प्राइमरी स्टेज होती है, वाइट लाइट, इतनी ब्राइट वाइट लाइट लगी जैसे कि एक किसी सूरज को अपन देखते हैं उसकी जगह वो 10 12 सूरज 7 8 सूरज की लाइट, इतनी लाइट हो, तो वो दिखने लगी। तो उसमें वो उनको एकदम घबराहट हो गई, मतलब सुबह सुबह 5 7 दिन बाद ही हो गया था ये, इतनी जल्दी उनका ध्यान लग गया था। तो वो ऊपर गए, तब तक 6 6:30 बजे थे, छत के ऊपर टहलने लगे। फिर वो क्योंकि बिना गुरु के था, कोई गाइडेंस नहीं थी, तो उनको पता नहीं था कि कैसे कौन सी चीज़ पे क्या रेस्पॉन्ड करना है। देन ही केम डाउनस्टेयर्स, वापस आए,
फिर वो थोड़ा लेट गए, फिर आंख बंद की। हो क्या रहा था कि जब ये चीज़ें एक्टिवेट हो जाती है तो आंख बंद करते ही आपको तुरंत चीज़ें नज़र आने लग जाती है। ये सिम्टम्स होते हैं उस पॉजिटिविटी के, उस ईश्वर के सिम्टम्स होते हैं। तो वो जब बंद करने लगे आँख, तो उनको ऐसे तरंगे सी नज़र आने लगी, जैसे कोई डॉटेड लाइंस इधर से उधर जा रही हों, लाल कलर की, नीली कलर की, हरे कलर की, इस तरह के। तो फिर ये एक्सपीरियंस उन्होंने अपने फादर से शेयर किया। उनके फादर प्रॉपर एक संन्यास आश्रम की तरह, सन्यासी की तरह वहीं शिफ्ट हो गए थे। हरिद्वार में एक आश्रम है, उनके कोई गुरुजी हैं, स्वामी जी हैं, उनके उनके ही आश्रम में उन्होंने एक रूम ले रखा था और वहीं पे प्रॉपर अपनी ध्यान साधना वगैरह करते थे। तो यदुवीर जी ने अपने फादर को फ़ोन किया और उनका अपना एक्सपीरियंस बताया कि ये हुआ है मेरे साथ। बोले क्या चीज़ थी ये, क्या है ये? तो उनके फादर ने बोला, ये तुम्हारी स्वयं की आत्मा है, ये तुम्हारे आत्मा का प्रकाश है। तो फिर भी अब चूंकि जब नहीं पता होता तो अनसेटिस्फाइड रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं गुरुजी से टाइम लो, आप उनसे बात करूँगा। तो फ़ोन वोन पे करके गुरुजी से टाइम लिया, फ़ोन पे बात की और उन्होंने फिर और उनको फर्दर गाइड किया। क्योंकि होता क्या है कि ये जो चीज़ें होती है ना, ये एक्सपीरियंसेस, अब बिना गुरु के दोनों एक्सपीरियंस उनके वो हुए, और जब ये साधना में आने लगे वो, तो चीज़ें न्यूट्रलाइज भी होने लगी, वापस से उनकी जर्नी बेटर होने लगी। एक तो मानसिक शांति मिलती है, सबसे बड़ी बात तो मानसिक शांति के बाद में फिर उनके चीज़ें भी न्यूट्रलाइज होने लगी, वापस से उनके फाइनेंसेस ठीक हुए, वापस उन्होंने प्लॉटिंग शुरू की, और ऐसा भी हुआ कि एक एक दिन में ही 100 प्लॉट बिक गए। ऐसा भी हुआ, ये उन्हीं के वर्ड्स है, मेरे वर्ड्स नहीं है। लेकिन एक बात और है साथ की साथ कि कोई भी ऐसी चीज़, चाहे अध्यात्म हो, बिना गुरु के अगर आप करोगे तो दो धारी तलवार जैसी होती है। मतलब कि अगर अपने रूटीन काम में भी अगर अपन कोई नया काम करते हैं, तो बिना एक्सपीरियंस के या बिना किसी गाइडेंस के अगर हम कर रहे हैं तो वहाँ हमें नुकसान होता है। जैसा कि उनको उस तांत्रिक की मीटिंग के समय हुआ, जैसा कि उनको विदाउट एक्सपीरियंस जब माइनिंग में घुसे उसमें हुआ, सेम विदाउट गुरु जब वो आध्यात्म में घुसे तो भी सेम एक्सपीरियंस वो हुआ। उनको थोड़ा एक बार घबराहट हुई, लेकिन बाद में जब गाइडेंस वगैरह मिली तब सही हुआ। ऐसा ही होता है जैसे हम कोई आगे बढ़ रहे होते हैं, जैसे हम भी अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं, फाइनेंशियली आगे बढ़ते हैं, तो बहुत सारा ऐसे केसेस होते हैं लोगों के कि रिश्तेदार आपकी टांग खींचते हैं, आपको उंगली उठाने वाले लोग हो जाते हैं, दोस्त आपसे जलने लगते हैं, पड़ोसी जलने लगते हैं। सिमिलरली आध्यात्म में भी होता है। जब आप इस डीप उसके अंदर जाते हैं तो वो जो सब तरह की एनर्जीज मिलती है वहाँ, तो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। मतलब उन्होंने यहाँ तक बोला था कि उनको लाइट और ये वाला तो सिंपल बेसिक थी, उनको उनकी नींद उड़ गई थी, उनको 2-3 घंटे नींद आती थी, और कमर के नीचे से जो कुंडली वाला हिस्सा है तो उनको ऐसा फील होता था कि जैसे कोई गर्म लावा ऊपर से नीचे ट्रेवल कर रहा हो। ये उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे। और उनको ऋषियों के दर्शन हो गए थे, भगवान शिव के दर्शन हो गए थे अंदर ही। और क्योंकि इसीलिए कहा जाता है ना, सब कुछ जो है हमारे अंदर ही है। तो ये उनकी पर्सनलाइज जर्नी थी। जब हम आगे बढ़ते हैं स्पिरिचुअल लेवल पे भी एक्सट्रीम पे जाना चाह रहे होते हैं, तब वो एनर्जीज जो बैड एनर्जीज है वो आपकी लेग पुलिंग करती है, बोले ये आगे क्यों जा रहा है, ये तो ईश्वर को प्राप्त कर लेगा, ये आगे क्यों जा रहा है। तो ये चीज़ हर जगह अप्लाई होती है। ये पैरानॉर्मल चीज़, ये जो नहीं दिख रही, जो ईश्वर हमें नहीं दिख रहा, हमारे अंदर ही है, उनको अंदर ही नहीं झांकते, हम अंदर ही नहीं देखते हैं। तो ये दोनों चीज़ में है। दिस वॉज हीज पर्सनल एक्सपीरियंस। माइट भी कोई और साधक होगा, उसका अलग वो हो, लेकिन ये जर्नी कुल मिला के बड़ी इंस्पायरिंग उनकी थी। तो मुझे लगा कि क्यों ना एक पूरा एक्सक्लूसिव ही एपिसोड इनके ऊपर बनाऊं मैं, क्योंकि इन्होंने बहुत तरीके से मेरे को वॉइस नोट्स भेजे थे, और आई थिंक ये इंस्पायर करेगी कहानी। आध्यात्म की जर्नी में इतना इन डेप्थ वो जा चुके थे कि उनको उनमें भाव उत्पन्न होने लगे। भाव उत्पन्न मतलब कि जैसे बैठे बैठे आंसू आना, इमोशंस इतना हैवी हो जाना, वैराग्य उत्पन्न हो जाना, क्लैरिटी मन में आ गई कि भाई वैराग्य इन द सेंस कि सब कुछ नहीं है, मोक्ष की तरफ जो अपन कहते हैं ना कि यार ये शरीर तो मोक्ष, ये
मोक्ष ही अल्टीमेट गोल है बेसिकली, बाकी सब तो मिथ्या है, सब हम अपना कर्म पूरा करने आए हैं। तो उस तरह की उनमें भावनाएं आ गई थी। तो उनके पिताजी ने भी कहा कि बोले भाई तू थोड़ी सी ये कम कर, क्योंकि अभी तेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, क्योंकि मानव जीवन अपने को मिला है तो ये अपने से रिलेटेड जो आपका परिवार है, कुनबा है, वो भी आपको बड़ा करना है। अभी वो टाइम नहीं है। नॉर्मली जो संन्यास वाला टाइम होता है वो ये होता है, तब तक आदमी निवृत्त हो लेता है सब चीज़ों से और फिर फ्री होके अपने ऊपर काम करता है। तो उनके फादर ने कहा कि भाई थोड़ा सा इनको कम कर, इन इन चीज़ों को, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और बट ऑब्वियस है। दो किस्से उन्होंने एक और बताया कि जब जब ये इनका ध्यान इस लेवल पे आ गया था कि जब आपकी दृष्टि खुल जाती है, तो एक बार कोरोना के दौरान उन दोनों फादर को और इनको दोनों को कोरोना हुआ था, यदुवीर जी को, और ये एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में एक बार इतना ज़्यादा सीरियस हो गए थे, इनको अचानक इतनी ज़्यादा खांसी उठी, इतनी ज़्यादा उठी कि 5 मिनट तक ये खांसते रहे और कोई सपोर्ट में उस टाइम बाई चांस था नहीं। तभी इनके ज्ञान चक्षु में, मतलब यहाँ पे कोई प्रतिबिंब हुआ, कोई वाइट सी आकृति आई, क्योंकि खांसते हैं, बहुत ज़्यादा खांसी होती है तो भी हमारी आंखें बंद हो जाती है। एक आकृति उभरी उनके माथे में और उन्होंने कहा कि भाई ये लगा लेना, ये नलकी लगा लेना। उस आकृति ने उस खांसते हुए वक्त उनको बोला कि नलकी लगाने किस चीज़ की? ऑक्सीजन की। मास्क लगा ले। मास्क हटाया हुआ था खांसी में, तो उन्होंने वो वापस से मास्क लगाया और नॉर्मल हुए। तो वो एनर्जीज, वो एक ऐसी जो चीज़ें होती हैं वो हेल्प की। सिमिलर एक इंसिडेंस था कि उसी ध्यान साधना के दौरान जब उनकी एक्सट्रीम चल रही थी, तो वही अपने पंचकुला के डीडीए फ्लैट्स में फ़िलहाल रहते हैं। तो रात को 1-1:30 बजे टॉयलेट के लिए उठे और दरवाज़ा जैसे ही खोला तो सामने बाथरूम के अंदर एक बहुत बड़ी आकृति थी, लगभग 8 फीट ऊंची। बस उसकी 2 आंखें चमकती नज़र आ रही थी, ब्लैक सी शेडो। लेकिन वो घबराए नहीं। वो जैसे घुसे, अपना टॉयलेट किया, वापस आए, पलट के देखा तो वो आकृति वापस उनको वैसे वैसे घूर रही थी। लेकिन वो फिर नहीं घबराए, क्योंकि वो, उनको पता था कि जब आप इतनी डीप उसके अंदर जाते हो मेडिटेशन में और इस लेवल पे अपने आप को प्योर कर लेते हो, तो होता क्या है, सब तरह की एनर्जीज आपके आती हैं। पॉजिटिव एनर्जी भी आती है जो आपको हेल्प करती है, नेगेटिव एनर्जी भी आती है जो आपको, कई बार ऐसा होता है कि वो अपनी मुक्ति के लिए भी आती है। ऐसी सोल्स अपनी मुक्ति के लिए भी आती है कि भाई ये शायद हमारी मदद कर दे। तो पॉडकास्ट की शुरुआत जहाँ से मैंने की थी कि वो बड़े प्रिविलेज लोग होते हैं जिनको भूत दिखते हैं, उसका यही रीज़न है। अब ये अगर आप कंक्लूड करोगे, ये तो उनकी पर्सनलाइज स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है जो उन्होंने शेयर किया, नॉर्मली लोग नहीं करते हैं। और स्पेशल थैंक टू यदुवीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी भी शेयर की। ये मुझे 100% पता है कि लोग इंस्पायर होंगे भूत वाली कहानी से, भले ही ना हो, लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी से ज़रूर होंगे इंस्पायर। तो एज ऑफ नाउ ही इज़ डूइंग गुड। अपना एक बैलेंस लाइफ उन्होंने अडॉप्ट कर रखी है। इनफैक्ट निष्कर्ष यही है, होता है चीज़ों का, कि ह्यूमन बॉडी जो मिली है ये एक ब्रह्मांड का एक छोटा हिस्सा ही है। मतलब ब्रह्मांड का टुकड़ा एक हमारा है, सारे देव देवता अंदर ही हैं। तो ये उनका कंक्लूजन था और ये वैसे भी सनातन का कंक्लूजन भी यही है कि जो कुछ है यही है, ईश्वर यही है। इसी को अंदर से अगर अपने ढंग से देख लिया है तो बहुत बढ़िया रहेगा सबके लिए। तो ये एक्सक्लूसिव उनकी जर्नी थी, अच्छी बुरी सब तरह के एक्सपीरियंस आपको मैंने बताए। जो नए देखने वाले व्यूवर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लोगों को रिकमेंड करो, शेयर करो, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में डालो, जिससे कि ये जो हॉरर एपिसोड, सो कॉल्ड हॉरर एपिसोड है, बेसिकली हॉरर स्पिरिचुअल का मिला जुला रूप है। लोगों के एक्सपीरियंसेस जब सामने आते हैं उन्हें भी अच्छा लगता है और उन एक्सपीरियंसेस से लोग भी इंस्पायर होते हैं। हमने भी, चूँकि एज ए प्रोडक्शन हाउस ओनर, हमने एक छोटा एक प्रोग्राम, म्यूज़िकल जर्नी एक शुरू की है, मैं जल्दी आपके सामने लाऊंगा। उसका नाम है अल्फविराम। दैट इज़ अ काइंड ऑफ शो। एक शो है जिसमें हमारी स्पिरिचुअल जर्नी को एक अलग ढंग से समझाया हुआ है। उसके 8 चैप्टर्स हैं, 8 सॉन्ग्स हैं, नए गाने हैं। वो 56 मिनट का वो शो है। एक रिसेंटली हमने शो, इनॉग्रल शो उसका कर भी दिया है ग्रेटर नोएडा में,
हमने एक शो किया था 28 जून को, और अब वो पैन इंडिया पैन वर्ल्ड हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। जल्दी मैं उसके लिंक भी इसमें शेयर करूँगा। उसका चैनल अलग है लेकिन लिंक आप शेयर करूँगा, और चाहूँगा कि उस लेवल पर अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहें, देखना चाहें, तो अपनी आपकी जगह पे भी वो ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।